ऐसे भी मैं सांसद के नाते भारत के लोकसभा में 1 नंबर का सांसद हूं। अगर 1% अगर आपको पार्टी छपरा भेजती है और आपके प्रतिद्वंदी के रूप में राजश्री यादव होती हैं तो क्या मैसेज दीजिएगा आप? लोगों को कहेंगे मोदी है तो सब मुमकिन है, यह कहां से लाइए? नीतीश जी अगर वापस एनडीए में आ जाते हैं तो फिर आप लोग जो उसी तरह उनका स्वागत करेंगे? असंभव है। थाने के बगल में हो गया, एसपी ऑफिस और एसपी के डेरा के बगल में हो गया, उसमें कितने जेल में हैं, कितने बेल पर हैं, कितने जेल जाने वाले हैं, कितने ईडी के रडार पर हैं, कितने सीबीआई के रडार पर हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराजगंज के बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं और सिग्रीवाल जी से हम आज जानेंगे कि उनका विकास कार्ड क्या है, उन्हीं के जुबानी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में अगली चुनाव में किस विकास कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। नमस्कार, आपका भी न्यूज 24 का स्वागत है, आपके पूरे टीम का भी स्वागत है। देखिए, बिहार में, देश में और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के शासनकाल में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र भी काफी आगे बढ़ा है। हर मोर्चे पर अपनी कामयाबी हासिल की है। अगर हम 2014 से 2023 अभी चल रहा है इसकी बात करें, 2014 में जहां यहाँ रोड के जगह गड्ढे थे, नाले थे, रोड और गड्ढे में अंतर नहीं था, आज वहां महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा रोड नहीं है जो सुगमता से चलने के लायक नहीं है। बिजली नहीं थी, गांव टोले मोहल्ले में बिजली पहुंची ही नहीं थी, कहीं थी भी तो आती नहीं थी। लेकिन आज मेरे लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है, गांव गलियारे तक बिजली पहुंच गई, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ठीक हो गए। अगर बिहार में गठबंधन टूटने के पहले की स्थिति लें तो बिजली काफी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रही थी, यह बातें हुई है। एक रेलखंड है जो 14 के बाद हमने चालू कराया, महाराजगंज से लेकर के और मसरख तक विद्युतीकरण भी हुआ, उस पर गाड़ियां भी चल रही है। कई एक जगह फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है, कई एक जगह अंडरपास बने हैं। हम अन्य क्षेत्रों में भी अगर आगे की अगर देखें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने कामयाबी के दौर के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। आप भी देखे होंगे कि 14 के बाद ही महाराजगंज में भी अगर आप लें तो मेडिकल के क्षेत्र में आपने देखा कि पैरा मेडिकल के हमने वहाँ इंस्टीट्यूट कॉलेज खुला, उस पर आज हमारे नर्सिंग कॉलेज खुला। वहाँ के जो मेडिकल के जो सब डिविजनल अस्पताल है उसमें 200 बेड पर सीधे ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा बढ़ाने का काम किया गया। मैं लगातार अगर कहूँ एक एक क्षेत्र और परिस्थिति के बारे में अगर चर्चा करूँ तो घंटों घंटों लग जाएंगे, लेकिन वह चर्चा समाप्त नहीं होगी। सिग्रीवाल जी, बतौर एमपी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने विकास कार्ड का जो विकास रिपोर्ट है, अगर ग्रेडिंग में जाए, रेटिंग देना हो 5 स्टार रेटिंग में, तो आप कितना रेटिंग अपने आप को देते हैं? देखिए, मैं तो ऐसे भी मैं सांसद के नाते भारत के लोकसभा में 1 नंबर का सांसद हूँ। अटेंडेंस के मामले में? अटेंडेंस नहीं, और क्वेश्चन विकास जी। आज तो रेल के विभाग से 2,000 करोड़ से ज्यादा का काम मेरे यहाँ हो रहा है। सोशल साइट पे तो हम लोग देखते हैं आपकी प्रतिदिन आपकी चिट्ठियां आती रहती है। हर स्तर पर हम उस काम में, उसमें हमें क्वेश्चन करना, जवाब लेना, पैसे वहां से लाना। अब यहाँ से मेरे क्षेत्र से मांझी से अयोध्या तक जल मार्ग से बने जहाजें जाएगी, कोई सोचा भी नहीं होगा, वह काम आज हो रहा है। जो नहीं सोचने वाला लोग क्या है, वह भी काम सम्मान के लिए आज यहाँ पर राजगंज में हो रहा है, जो पहले कुछ नहीं था, दूर दूर तक या था नहीं। मैंने कहा कि कोई रोड एक बता दीजिए कि 14 के पहले कोई दुरुस्त हो, लेकिन आज कोई रोड बता दीजिए कि आज वह रोड ठीक नहीं है। माने लोगों के यातायात तो सबसे बड़ी जरूरत की चीज है ना। किसानों के लिए मैंने कहा कि एक एक चिन्हित कर करके उनको सम्मान निधि मिले, इसका प्रयास कर करके हम लोगों ने दिलवाने का काम किया है। और यह काम कोई ऐसे नहीं हो सकता है, यह काम एक सांसद होने की वजह से नहीं हो सकता है, यह काम मिशन से होता है। जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मिशन मोड में काम करते हैं, लक्ष्य धारित काम करते हैं, तो हम सब लक्ष्य के अनुसार एक सेवक के रूप में, महाराजगंज के एक प्रधान सेवक होने के रूप में हम उस सेवा करने का काम करते हैं। इसलिए सब संभव हो सका है, अन्यथा कहाँ पहले होता था, न होता था, न किसी के मिशन में था। मिशन में पहले लूट था,
आज मिशन में सेवा है, तो इसलिए सेवा का काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि अब बिहार पे आते हैं हम लोग, क्योंकि बिहार में आप पहले जब जीत के गए थे विधानसभा चुनाव तो नीतीश जी के सरकार में मंत्री भी रहे, तो ऐसे में अभी जो बिहार में स्थिति है कि शराबबंदी और अपराध, खाने से ही शराब बिक रही है और अपराधी जो है वो खुलेआम यूं कहें कि पुलिस के सामने पिस्टल लहराते हुए निकल जा रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो इसके लिए राज्य के सत्ता, राज्य के प्रशासन जिम्मेवार होते हैं, या अपराध कंट्रोल करना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो गठबंधन की सरकार है इसमें नीतीश कुमार को जिम्मेवार मानते हैं या तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ऐसे नीतीश और तेजस्वी दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और यह मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री भी हैं जी, गृह विभाग भी इनके जिम्मे है। तो यह तो पूरे के पूरे हमें लगता है कि स्मरण शक्ति इनकी छीन हो गई है, और उसी का कारण है कि आज अपराध भी बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है। बिहार में लूट खसोट, आए दिन पटने में हत्या हो रहे हैं, पटना में मुखिया की हत्या हो गई। ऐसे आए दिन आप लोग पेपर में, आप लोगों के माध्यम से और न्यूज से हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में, मेन शहर में हो गया, थाने के बगल में हो गया, एसपी ऑफिस और एसपी के डेरे के बगल में हो गया। तो अपराध खुलेआम हो रहा है और अपराधियों से अंकुश खत्म हो गया है बिहार में। खास करके जब एनडीए गठबंधन से या जब महागठबंधन में जब गए हैं तो यह पूरा का पूरा समाप्त हो गया, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की होती है, जो राज्य सरकार हर स्तर पर फेल है। जहां तक शराब की बात है तो शराब कहां बंद है? या शराब बंद कर भी नहीं सकते हैं। शराब बंदी, अगर इसका मतलब यह है कि शराब अगर कहीं मिल जाए तो उसके एसपी पर आपने कहा कि यह शराब जब मिलता है तो चौकीदार पर इनकी कार्रवाई होती है, दफदार पर कार्रवाई होती है। अरे बंदर बांट करने वाला ऊपर से नीचे तक है, चौकीदार दफ्तार पर कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री जी शराबबंदी कतई बंद नहीं होगा। आप तो कहे थे कि हम जिम्मेवार ठहराएंगे वहां के एसपी और डीएम को, कब ठहराए, किसको ठहराए, क्या किए आप? कहीं भी जहां शराब के ऐसे धंधे हुए हैं, हजारों हजार जाने चली गई है जहरीली शराब पीने से, इनके अवैध गोरख धंधे से हजारों जाने चली गई। पहले कहते यह भी मुख्यमंत्री कहे कि जो पिएगा सो मरेगा। आप कहते हैं शराबबंदी है, जो कहता है पिएगा सो मरेगा। यह जवाब तो समझ में नहीं आता है कि जो पिएगा सो मरेगा। आप एक तरफ पर शराब बंद है, दूसरे पिएगा, कहां से पिएगा, कैसे पिएगा, कैसे आ गया शराब, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आपने की? यह गरीब गुरबे लोगों का, दलित शोषित पिछड़े लोगों का इस शराबबंदी के माध्यम से बड़े पैमाने पर जाने भी गई है, उनका शोषण भी हुआ है, उनको जेल के भी अटनाए लगातार अन्य से उठा करके जेल में डाल देना। अगर उसका मनमाना और उसके मन इच्छा के अनुसार और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसको डाल दो जेल में। यह हमें लगता है कि यह काला कानून टाइप का है। बंदी करने की ताकत आप में अगर रहती तो सख्ती से बंदी करते। एक जगह कहीं अगर मिल जाता जिस जिले में, उस जिला के एसपी और डीएम पर कार्रवाई करते, देखते कल से नहीं मिलता। लेकिन थाने में शराब बिक रही, थाने से जा रहे हैं लोग, ले रहे हैं। हमें लगता है कि पूरा का पूरा एक नौटंकी बन करके रह गया है शराबबंदी इनकी। सिग्रीवाल जी महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे कि छपरा से? बड़ा चर्चा है इस बात का। महाराजगंज से चुनाव लड़ूंगा। मैं महाराजगंज का सांसद हूँ। महाराजगंज की जनता, महाराजगंज के अपने देव स्वरूप पे अपने मतदाताओं का मैंने सेवा किया है, निष्ठा से सेवा किया है, इसलिए मुझे चुनाव महाराजगंज से लड़ना भी है। अंतिम निर्णय पार्टी का होता है, लेकिन पार्टी पहले भी हमको ऑफर पहले भी दूसरे जगह से था, लेकिन मैंने कहा सारी परिस्थिति तो पार्टी ने भी तय किया कि नहीं, जो सिग्रीवाल जी कह रहे हैं वो सही है, इसलिए पार्टी का भी निर्णय वही हुआ, आगे भी पार्टी का निर्णय वही होगा। महाराजगंज की सेवा में और कर करके महाराजगंज की आकांक्षाओं को पूरा करूं। हमारे देव स्वरूप जो हमारे मतदाता हैं उनको देवता के रूप में सम्मान और प्रतिष्ठा लगातार मिलते रहे, यह मेरा प्रयास आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी होते रहेगा। आपकी छवि अमूनन एकदम से मुलायम वाली है, एक सॉफ्ट नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। ऐसे में आज की जो राजनीति चल रही है अभी फिलहाल में, उसमें जैसे पिछले विगत दिनों आपके साथ कुछ घटना भी घटी थी बिहार में, तमाम तरह के कयास बाजार में उठे, उसमें दो सवाल मेरे जेहन में है। एक तो ये है कि आज के राजनीति परिवेश में आपके लोकसभा में 6 सीट है, जिसमें अभी फिलहाल 2 ही सीट पे बीजेपी चुनाव जीत रही है, लड़ी है। गठबंधन था उसमें 2 पे जीत मिला, बाकी आपके साथी को गया। तो ऐसे में जो विधानसभा भी चुनाव तुरंत लोकसभा के बाद होगा, और तीसरी इसके साथ एक और सवाल मैं साथ में जोड़ना चाहता हूं कि जो एमएलसी चुनाव हुआ सारण में, उसमें एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, तो क्या वो उससे कहीं आपके राजनीति से वो प्रभावित है क्या? कोई कहीं प्रभावित नहीं है।
एमएलसी का चुनाव दूसरा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव दूसरा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव दूसरा है, पंचायत का चुनाव दूसरा है। हर चुनाव के अलग अलग माने तरीके भी हैं और अलग अलग चाहने वाला अलग अलग व्यवस्था भी बनी हुई है। जो पंचायत का चुनाव है उसको हम एमएलसी में नहीं ला सकते, वह चुनाव है एमएलए में नहीं ला सकते, वह और एमएलए और सारे चुनाव को हम लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, राष्ट्र के स्तर पर हम लोकसभा में देखते हैं कि हमारा नेता कौन है, पार्टी कैसी है, हमारा उम्मीदवार कैसा, इस पैमाने होता है। हमारे उम्मीदवार और पार्टी और उसके नेता की वजह से देश का कल्याण होने वाला है, क्षेत्र का कल्याण होने वाला है कि नहीं, इस आधार पर वो माने चुनाव होता है। नीचे वाले तो जैसे नीचे आइएगा तो उसको फिर राज्य के स्तर पर हम लोग देखने लगते हैं। इसलिए हमें लगता है कि किसी भी लेवल पर लोकसभा चुनाव जो 2024 का है, एक भारी बहुमत के आधार पर देश में भी सरकार बनेगी और बिहार की तो 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी, बीजेपी के नेतृत्व में जीतेगी। पहले भी हमने जीता है, 14 में भी हम अलग अलग भी लड़े थे, तब भी हमने जीता है। अगर हमें 19 की बात लें तो उसमें जदयू हमारे साथ आ गया, इसलिए उसको कुछ सीट मिल गया, ना तो पहले उसको 2 ही सीट थे, फिर वह समाप्त होने वाला है। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात है और आज देश के लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है। लोगों को कहें कि मोदी है तो सब मुमकिन है, यह कहां से लाइएगा? मोदी के अंदर देश के प्रति जो श्रद्धा और भाव है, जिस तरीका से उन्होंने प्रकटीकरण किया है, चाहे G20 की बात हो, चाहे वह कोरोना काल के समय की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वच्छता मिशन की बात हो, चाहे दुनिया स्तर पर, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत के सम्मान को ऊंचा करने की बात हो, सीमाओं की मजबूत सुरक्षा करने की बात हो, यह तो मोदी तभी संभव है, अब मोदी ही कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी गांव के गली गलियारे तक, घर घर तक, यानी मैं ऐसा कहूं कि देश के 144 करोड़ों के दिल में वास करने वाले हैं। अन्य तो लोग हैं वो छटका मारने वाले हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, या इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है। कौन है वैसे लोगों मत पूछ लीजिए, उनके चरित्र क्या है उनका, और उनके नहीं, अगर एक बात और इनके चरित्र के बारे में देख लीजिए कि जो इस गठबंधन में है वो कौन चरित्र के लोग हैं, कौन कहाँ है, उसमें कितने जेल में हैं, कितने बेल पर हैं, कितने जेल जाने वाले हैं, कितने ईडी के रडार पर हैं, कितने सीबीआई के रडार पर हैं, और कोई इधर के नहीं है, पहले से हैं। अगर चारा घोटाला हुआ, अगर वहां चारा घोटाला में ये सब जेल गए तो उस समय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। जब उसमें दर्जनों मंत्री उनके जेल गए तो उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, वही लोग थे। लेकिन वह तो स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, जो गलत करता है, जो देश को लूटता और लूटने का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के आधार पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और वही लोग एक गठबंधन बना करके कि भाई मोदी लूटने का मौका हमको नहीं दे रहा है, लेकिन मोदी लूटने का मौका नहीं देगा, मोदी देश के सम्मान, प्रतिष्ठा और विकास के लिए काम करने वाला है, वह काम लगातार करते रहेगा। और ऐसे लोग चाहे जितने ऐसे टीम बनाए, उस टीम का कोई असर नहीं, जीरो असर है। अच्छा, इंडिया गठबंधन INDI जो गठबंधन बना वो बीजेपी और मोदी से डर के बना, हम ये मान लेते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं मोदी के दबाव में बना। एक सवाल है मेरे जहन में कि क्या मोदी जी को भी किसी से डर लगता है इस गठबंधन में? किसी से डर नहीं है, काम करने वाले को किसी से डर नहीं रहता। जो काम करता है, सेवा करता है, जिसके अंदर निष्ठा और चरित्र है, वो किसी से नहीं डरता। डर तो उन लोगों को है। अब सारे लोग एक साथ माने जुट गए हैं कि नहीं, मोदी को सारे माने समझिए कि वह घोटाले दर घोटाले करने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग एक साथ जुड़ गए हैं। मोदी जी तो अकेले हैं, मोदी जी तो अकेले सीना तान करके हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की मर्यादा के लिए काम कर रहे हैं, यह मोदी है। और यह लोग एक साथ सब जुड़ करके कैसा मोदी को हटाओ, न तो लूटने नहीं देगा। हम लोग जेल जा रहे, जेल तक आप वैसा ही कर्तव्य किए हैं तो कहाँ रहिएगा, जेल के बाहर रहिएगा। जब मंदिर में जाने के लिए मंदिर का पुजारी बनना पड़ेगा, देश का सेवक बनना पड़ेगा। मंदिर में जाकर के मंदिर के मूर्तियों को चुराने की अगर भावना होगी तो फिर कहाँ मंदिर में जाने देगी देश की जनता। इसलिए हमें लगता है कि ऐसे लोगों का कोई असर भी नहीं है और देश की जनता भी इन लोगों को पूरी तरीका से पहले से भी पहचानी हुई है। बहुत आपको कहीं निकलना है, समय अभाव है, हम आपसे 2 सवाल, आखिरी सवाल लेंगे और अपना यहाँ पे इंटरव्यू बंद करेंगे। एक तो ये है कि नीतीश जी अगर वापस एनडीए में आ जाते हैं तो फिर आप लोग जो उसी तरह उनका स्वागत करेंगे? असंभव है, जो असंभव, परमानेंट से हमारे नेता का भी जवाब आ गया है कि नीतीश जी के लिए बीजेपी का परमानेंट दरवाजा बंद हो गया है। वहां दरवाजा ही खत्म कर करके वहां दीवार जोड़ दिया गया है, वह कहीं कहीं दूर दूर तक असर नहीं है।
इतना अविश्वासी लोग जो अब इतना अविश्वास पर कोई आज तक गठबंधन न चला है न चलने वाला। नीतीश जी बनाने वाला बीजेपी है। उनकी आत्मा पर हाथ पर रखकर कह दीजिए तो उनको दूध के माछी के जैसा निकाल कर करके जहां वो गए वो लोग फेंक दिया था। लेकिन यही हमारे देश के सचिव, हमारे नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चाहे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, उस समय के हमारे नेता ने उनको एक नेतृत्व देने की काम किया। और वहां जाइएगा तो देर हो जाएगा कि 2000 में कई गो सीट इनको आया था, हमने मुख्यमंत्री हम उस समय सुशील मोदी जी को बना सकते थे, बीजेपी किसी नेता को बना देते, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कहाँ भागते, उस समय तो भाग नहीं पाते थे। लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि हमने कह दिया था। और यही हमारे असली पूंजी है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं, यह हमारी पूंजी है बीजेपी के। और हमने कह दिया था इलेक्शन परिणाम के पहले कि नहीं हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे, तो उनको माना हमने, जबकि यह नहीं माने हैं। एक सीट बीजेपी की कम हो गई थी तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, याद करना चाहिए। और मैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में, जो 7 दिन के भी मुख्यमंत्री बने, तो उसमें इससे जलालपुर समय विधानसभा क्षेत्र था, इस क्षेत्र की देव स्वरूप जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग है उनको। ऐसे वो मेरे खिलाफ में यहाँ प्रचार करने आए थे, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव जिता करके भेजा, आशीर्वाद दे करके, तो मैंने जंगल राज के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको समर्थन करने का काम किया था। चलिए आखिरी सवाल कैलकुलेशन करते हैं और यहीं से खत्म करते हैं। अगर 1% अगर आपको पार्टी छपरा भेजती है और आपके प्रतिद्वंदी के रूप में राजश्री यादव होती हैं, तो क्या मैसेज दीजिएगा आप? अब देखिए, असल में ये कोई सवाल का कोई बहुत मतलब नहीं है। हमें लगता है कि किसी भी लेवल पर जो आपका यह सवाल है, कहीं कोई न फिट बैठता है, न कहीं उसका कोई मायने और असर रखने वाला। अगर ऐसा होता है तो होने का कोई भविष्य के गर्भ कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए उसको अभी हम भविष्य के गर्भ में मान नहीं सकते। चलिए सिग्रीवाल जी, आपको हम आगामी चुनाव के लिए शुभकामना देते हैं और आप एक बार पुनः लोकसभा पहुंचे, हमारी ये मंगल कामना है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। न्यूज 24 को मैं बधाई, आपकी टीम को बधाई, और आपने एक रिपोर्टिंग ली, इसके लिए भी आपको बधाई, धन्यवाद।